नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गगनदीप और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एलोपैथी मेडिसिन क्या है और एलोपैथी में जो दवाइयां हैं, जो वैक्सीन हैं, या जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, वो कैसे बनते हैं और कैसे अप्रूव होते हैं कि वो जनरल पब्लिक में यूज़ हो पाए। पूरी दुनिया में इलाज के बहुत सारी पद्धतियाँ हैं, जिनमें से कुछ हैं आयुर्वेदा, या फिर होम्योपैथी, एलोपैथी, चाइनीज़ मेडिसिन और कई प्रकार की जो है इलाज की पद्धतियाँ अपनाई गई हैं। और एलोपैथी का क्या सिद्धांत है कि जो बीमारियां होती हैं वो हमारे शरीर में कुछ खास तरह के कुछ चेंजेस लाती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को दिक्कत आती है। और एलोपैथी में क्या है, कुछ ऐसी दवाई मरीज़ के को दी जाती है जिसका कि प्रभाव उस बीमारी के प्रभाव के बिल्कुल उल्टा होता है। एलोपैथी के और क्या क्या नाम हैं, इसको हम मॉडर्न मेडिसिन या फिर साइंस बेस्ड मेडिसिन या फिर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के नाम से हम जानते हैं। और एलोपैथी के अंडर जो कुछ मेन जो चीज़ें आती हैं वो हैं ड्रग्स या दवाइयाँ, या फिर वैक्सीन्स, या फिर जो कीमोथेरेपेटिक्स होते हैं जैसे कि कैंसर की दवाइयाँ, या फिर कुछ मेडिकल डिवाइसेस जो आए हैं, या फिर अभी जो ऑपरेशन होते हैं, वो सब जो है एलोपैथिक मेडिसिन में सब कुछ आता है। अब हम जानते हैं कि एलोपैथी से जो हेल्थ सिस्टम में क्या सुधार हुआ है। सन 1900 में जो एक एवरेज लाइफ थी किसी भी इंसान की, वो थी 30 वर्ष के तकरीबन, जो कि 2021 में आके जो 70 से भी ज़्यादा है। तो ये सब जो है एलोपैथी मेडिसिन का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, क्योंकि इसमें सारी की सारी बीमारी होती कैसे है और उसका इलाज कैसे किया जाए, और उसके नए नए जो इलाज अभी भी जो है कंटिन्यूस रिसर्च हो रही है, ये सब उसी की वजह से हुआ है। और जो एलोपैथी ने मेन जो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस किए हैं हमारे ट्रीटमेंट में, वो हैं जैसे कि स्मॉल पॉक्स और पोलियो की बीमारी है, जिनको ख़त्म करने में जो वैक्सीन्स आई थी वो उनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है। और लेप्रोसी के जो इतने कम केसेस हैं अभी, वो भी सब एलोपैथी की मेडिसिन्स का ही जो नतीजा है। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट या फिर जितनी भी एंटीबायोटिक्स आई हैं जो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, वो सब एलोपैथी की ही देन है। इसके अलावा जो हमारी वैक्सीन्स हैं जैसे बीसीजी, चिकन पॉक्स, एमएमआर, डीपीटी, न्यूमोकोकल वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, और जो अभी कोविड के लिए जो वैक्सीन है, ये सब भी एलोपैथी की ही देन है। इसके अलावा जो हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जैसे कि एमआरआई, या फिर टाइफाइड का टेस्ट ले लीजिए, या फिर हम आरटीपीसीआर जो कोविड के लिए टेस्ट करते हैं, ये सब जो हैं ये सब एलोपैथी की ही देन है। अब हम जानते हैं कि ये एलोपैथिक जो है ट्रीटमेंट वो इतनी फेमस क्यों हुई और इतनी सक्सेसफुल क्यों हुई है। इसका जो मेन कारण है वो है क्लिनिकल रिसर्च, कि जो हम उसमें एलोपैथिक मेडिसिन हैं, तो कोई भी जो मेडिसिन जो है कोई भी इन्वेंट करता है, जो नई मेडिसिन आती है, तो ऐसे नहीं है कि किसी को भी स्टार्ट कर दी जाए कि मुझे ये अच्छी लगी है, मैंने बनाई है, या किसी ने भी किसी साइंटिस्ट ने बनाई है। तो ऐसे नहीं है कि मार्केट में ऐसे आ जाए और ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, या कोई नया कोई डिवाइस आया है ब्लड प्रेशर मेजर करने का, टेम्परेचर मेजर करने का, तो ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली वो मैंने बनाया है तो मार्केट में चला जाए। या फिर कोई नई सर्जरी हम करना चाहते हैं किसी मरीज़ के लिए, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे जो है मार्केट में आता है, तो उसको मैं आपको समझाने के लिए कुछ बताता हूँ कि क्लिनिकल रिसर्च एक्चुअली है क्या। अब हम क्लिनिकल रिसर्च को हम जो है कोविड-19 से रिलेट करके कुछ समझते हैं। कोई भी जो नई दवाई है या वैक्सीन है, वो जो है उसके 4 फेजेस होते हैं उसकी रिसर्च के। तो जो जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए आती है, जो कोई भी दवाई है जो पहले 3 फेजेस जब क्लियर कर जाती है, तो फिर वो दवाई जनरल पब्लिक में यूज़ हो जाती है। और जो हमारा फेज़ 4 होता है, वो पब्लिक यूज़ में जब कोई मेडिसिन यूज़ हो रही होती है, तो उसमें से डेटा लिया जाता है कि इसके लॉन्ग टर्म क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं, अच्छे इफ़ेक्ट, और जो साइड इफ़ेक्ट वो हम देखते हैं, उसको हम बाद में समझें। सबसे पहले आता है प्री क्लिनिकल ट्रायल। इसमें हम जांच करते हैं कि जो हमने दवाई बनाई है, इसका जो हम इफ़ेक्ट चाहते हैं वो आ भी रहा है या नहीं। तो उसमें हम दवाई को किसी जानवर पे, या फिर हम किसी जो ह्यूमन बॉडी के कुछ सेल्स हैं जिनको कल्चर किया जाता है लैब में, फिर ये दवाई उन पे चेक करके देखी जाती है कि इसका वो असर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। और इसके साथ हम देखते हैं कि उस दवाई का फार्माकोकाइनेटिक, मतलब कि वो दवाई है ब्लड में कैसे जा रही है, कैसे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंच रही है, कैसे वो बॉडी के अंदर पच रही है, और कैसे बॉडी के बाहर जा रही है। और फिर आता है फेज़ 1।
फ़ेज़ 1 में हम क्या करते हैं, उसमें हमारा मकसद रहता है कि हम ये जांचें कि इस दवाई का कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो उसमें हम क्या लेते हैं कि कुछ हेल्दी वॉलंटियर, पेशेंट्स नहीं लेते, इसमें हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं। 20 से 100 तक हम हेल्दी वॉलंटियर लेते हैं। उनको हम जो दवाई है सब थेरेपेटिक डोज में देते हैं। उसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी मरीज़ को 10 mg की दवाई है वो असर करेगी जो हम चाहते हैं, तो हम उस मरीज़ को बहुत ही लो डोज़ में दवाई देते हैं, क्योंकि हमें इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये चेक करना है कि मरीज़ को कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा है। और फिर हम जो डोज़ है धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। तो ये सब जो जांच है ये उन हेल्दी वॉलंटियर को एक एडमिट करके एक क्लिनिकल रिसर्चर की ऑब्जर्वेशन में ही सब कुछ किया जाता है। उसके बाद आता है फ़ेज़ 2। तो फ़ेज़ 2 में हमारा मकसद रहता है कि ये जो दवाई है वो ह्यूमन बॉडी पे अपना जो काम है वो कर रही है नहीं, जिसको पूरा एफिकेसी कहते हैं कि कितनी इफ़ेक्टिव है ये दवाई और इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा, और हम जो थेरेपेटिक डोज की कितनी डोज़ उस मरीज़ को देनी चाहिए ताकि जो हमारा डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट है उस मरीज़ में आ सके। और इसमें हम पेशेंट्स लेते हैं 100 से लेके 300 मरीज़ तक के एक ग्रुप को लेके उसमें ये जांच की जाती है। और इसमें जो दवाई की एफिकेसी, मतलब उसकी इफ़ेक्टिवनेस और साथ में उसके साइड इफ़ेक्ट को भी हम जांचते हैं। उसके बाद आता है फ़ेज़ 3। तो इसमें हम उस ड्रग की एफिकेसी और उसके साइड इफ़ेक्ट ये सब नोट करते हैं, और ये हम एक बड़े ग्रुप पे करते हैं। 300 से लेके 3000 तक के किसी ग्रुप में हम ये जो मरीजों के ग्रुप पे ये हम जांच करते हैं, और उस दवाई की एक्यूरेट डोज़ कितनी जानी चाहिए उसको हम जो है फाइनलाइज करते हैं। और इसके बाद हम करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। वो ये देखने के लिए करते हैं कि ये जो हमने अपना रिज़ल्ट निकाला है कि दवाई का जो असर आ रहा है वो एग्जैक्टली है भी, या फिर ये कोई कोइंसिडेंस या फिर संयोगवश तो नहीं है। तो ये जितने भी ट्रायल्स होते हैं अलग अलग कंट्री में या अलग अलग लैब्स में होते हैं, तो उनका एक कंबाइंड डेटा बनाया जाता है। तो उसके आधार पर ये निर्धारित किया जाता है कि ये दवाई जो है इस बीमारी में इफ़ेक्टिव है या नहीं है, सेफ़ है या नहीं है। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमें पता है कि कोरोना वायरस से जो है उसकी मोर्टेलिटी 2% है। तो 100 में से 2 लोग जो उससे उनकी मृत्यु हो सकती है। तो जो हमें ये पता है कि 98 जो लोग हैं वो उस कोरोना वायरस से बचने वाले हैं। तो अगर मैं कोई ऐसा क्लेम करूं कि मैंने एक मेडिसिन बनाई है कि जो जिससे कोरोना ठीक हो सकता है, तो मैंने उस दवाई को उन लोगों को दिया है जो आईसीयू में नहीं है, किसी वार्ड में एडमिट हैं। तो मैंने उन 98 लोगों को दे दिया है कि जिनकी मृत्यु नहीं होने वाली थी। तो वो सारे के सारे जो मरीज़ हैं वो बच जाएंगे। तो अब हम कैसे पता चलेगा कि वो मेरी दवाई की असर की वजह से जो है मरीज़ बच गए, या फिर जो कोइंसिडेंटल है कि वो तो वैसे ही बचने वाले थे। तो इसके लिए क्या है, अलग अलग जो है स्टैटिस्टिकल जो हमारे एनालिसिस के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनसे हम देखते हैं। तो हम उसमें कुछ एक एग्जांपल देने के लिए आपको बताता हूँ कि कुछ पेशेंट्स को ग्रुप्स में बांट दिया जाता है कि कुछ एक ग्रुप के पेशेंट्स को जो हम दवाई देते हैं और एक ग्रुप को नहीं देते हैं। तो उसके बाद जब मरीज़ जो ठीक हो जाता है तो हम उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं कि ये जो मरीज़ दोनों ग्रुप्स के हैं कि उनको जिनको दवाई दी गई है और जिनको नहीं दवाई दी गई है कि उनमें उनका पूरा हॉस्पिटल में कितने दिन वो रहे थे, और उनको कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, और कितनी कितनी कॉम्प्लिकेशंस आई। तो ये सब दोनों का उनका कंपैरिजन में एक कंपैरिजन करके तो उनका एक फ़ाइनल एनालिसिस किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब चीज़ें जो असर आई हैं मरीज़ में ये उस दवाई की वजह से है या फिर ये एक नेचुरल प्रोसेस है। उसके बाद है फ़ेज़ 4। फ़ेज़ 4 एक सर्विलेंस फ़ेज़ होता है। तो इसमें जब जनरल पब्लिक में कोई मेडिसिन चल रही होती है तो उसके हम लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट को, जो उसके अच्छे इफ़ेक्ट हैं या फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसको नोट किया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो साइड इफ़ेक्ट शुरू में हमें ट्रायल्स में नहीं पता चले थे, तो बाद में हम जब देखते हैं कि उसकी जो रिपोर्टिंग होती है जब पब्लिक में यूज़ होता है कि इसका कुछ ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जो काफ़ी लंबे टाइम बाद 10 साल बाद 15 साल बाद हमें पता, तो इतना लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, तो वो हमें वो जो मेडिसिन है वो मार्केट से विड्रॉ करनी पड़ती है। और आप देख सकते हैं कि जितनी भी बीमारियां हैं इनकी एक लंबी रिसर्च की हिस्ट्री है। तो अभी हम देखें तो जैसे कोविड वायरस की बीमारी है, तो इसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट ये सब इन्वॉल्व रहते हैं उसको देखने के लिए कि ये वायरल डिजीज़ है या नहीं है, और इसके लिए क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं। तो वो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, और ये बहुत ही लंबी साइंस है माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके अलावा
जो हम कोरोना के टेस्ट करने के बाद जैसे हम सीटी स्कैन करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कितना लंग्स का जो है नुकसान हो चुका है, तो उनको देखने के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो ये फाइनलाइज करते हैं कि ये कितने ज़्यादा डैमेज हो चुका है। इसके अलावा जो इनके ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं या फिर एमडी मेडिसिन के जो डॉक्टर होते हैं, वो उसकी ट्रीटमेंट फाइनलाइज करने में कैसे करते हैं, ये सब वो इस ट्रीटमेंट को मॉनिटर करते हैं। और जब जैसे पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं वो सब इस चीज़ को मैनेज करते हैं कि कितनी ऑक्सीजन मरीज़ को देनी है, कितनी सपोर्ट से पेशेंट को मैकेनिकल जो वेंटिलेशन है वेंटिलेटर से देनी है, वो कैसे देनी है। और इसके अलावा जो बहुत सारे और स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे ब्लैक फंगस में ईएनटी जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं, और फार्माकोलॉजी ब्रांच से बहुत सारे डॉक्टर्स और जो और साइंटिस्ट हैं वो उसकी कोरोना वायरस की दवाई बनाने में, उसकी वैक्सीन बनाने में इन्वॉल्व है। और उससे भी ज़्यादा जो काम है, जो हमारे स्टाफ नर्सेज होते हैं और जो वर्कर्स होते हैं जो कोविड वार्ड या आईसीयू में काम कर रहे होते हैं, उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जितनी स्पेशलिटी हैं, ये सब हैं, तो इन सब को 10 से 15 साल उन्होंने इस फील्ड का उनको एक्सपीरियंस है, तब जाके वो इस चीज़ को करने में सक्षम बनते हैं। और इसके अलावा ये सैकड़ों साल की रिसर्च है जिसको ये यूज़ करके इसके ट्रीटमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये सब बातें बताने का मतलब ये है कि इतनी सारी रिसर्च, इतना लंबा लोगों का एक्सपीरियंस, इतनी अपनी ज़िंदगियां लगा के वो इतनी पढ़ाई करके आपकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद कोई सर्वशक्तिमान बन के बोल देता है कि मैंने कोई ऐसी कोविड की एक चमत्कारी दवाई बनाई है जिससे कि कोविड की ट्रीटमेंट मैं कर सकता हूँ। तो ऐसी बात बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी हेल्थ के खुद जिम्मेवार बनिए और सही जानकारी लीजिए। मैं कुछ आपको कोरोना वायरस के बारे में जानकारी लेने के लिए कुछ वेबसाइट बता रहा हूँ, जहाँ से आप खुद जाके देखिए, खुद जानकारी लीजिए कि क्या सही जानकारी है, और किसी भी अफवाहों पे विश्वास ना करें और अपना बिल्कुल ध्यान रखें। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to get notifications. Thank you.